Hi everyone, welcome to Induction Physics classes by Imran Khan. In this video lecture, we are going to cover all important formulas of the chapter number 14, Dual Nature of Radiation and Matter. So let's start and see the formula. कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो सबसे पहला जो हमारा फार्मूला है दैट इज़ रिलेटेड टू द एनर्जी ऑफ फोटोन। नाउ हम इसे एनर्जी ऑफ फोटोन भी बोलते हैं, एनर्जी ऑफ लाइट भी बोलते हैं, और इसका फार्मूला होता है E इज इक्वल टू एच न्यू। तो यहाँ पर जो h है वो क्या है, बेसिकली प्लैंक्स कांस्टेंट है, और न्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो जो h है वो सिंस ये प्लैंक्स कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10 की पावर -34। ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपको याद होनी चाहिए, मे बी वो न्यूमेरिकल में गिवन हो या नहीं गिवन हो। नाउ अगर हमारे पास n नंबर ऑफ फोटॉन्स है तो फिर उसकी एनर्जी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू NH न्यू। तो यहाँ पर जो n है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। यानी अगर हमें किसी एक फोटोन की एनर्जी निकालना है तो जस्ट हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, E इज इक्वल टू एच न्यू। लेकिन अगर हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स की एनर्जी पता करना है सो वी विल अप्लाई द फॉर्मूला E इज इक्वल टू NH न्यू। तो वापस से n क्या यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ फोटोन, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। नाउ अब ये हो सकता है कि गिवन न्यूमेरिकल में या गिवन क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ना गिवन हो बल्कि वहाँ पर वेवलेंथ दिया हुआ हो और हमसे वो एनर्जी ऑफ फोटोन की वैल्यू पूछे। तो उस लिए फिर हमें क्या करना होगा, एज हमें पता है न्यू क्या होता है, c बाई लैम्डा। तो इन्हीं फॉर्मूले को हम लोग रिप्लेस करके इस तरीके से लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, और वी कैन राइट E इज इक्वल टू NHC अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पर कि देखो ये क्या है, लैम्डा। तो इस फॉर्मूले को हमें तब अप्लाई करना है जब लैम्डा के टर्म्स में हमें एनर्जी फाइंड आउट करना हो, राइट। अब यहाँ पर c का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट भी कांस्टेंट होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो जितनी भी कांस्टेंट वैल्यूज़ है ये आपको बाय हार्ट होनी चाहिए, राइट। सो यहाँ पर एनर्जी ऑफ फोटोन के हमें कौन कौन से फॉर्मूले मिलते हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू NH न्यू, देन E इज इक्वल टू SC बाई लैम्डा एंड E इज इक्वल टू NHC बाई लैम्डा। अब यहाँ से हमें दो चीज़ें मेजरली पता चलती हैं कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है या एनर्जी ऑफ लाइट है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, है ना। एनर्जी ऑफ लाइट किसके ऊपर डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के ऊपर। इसका मतलब क्या है, एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंक्रीजेस एनर्जी ऑफ फोटोन increases and as the frequency of light decreases energy of photon decreases। दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ से पता चलती है दैट इज एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, है ना। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अब ये सिंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इससे हमें क्या पता चलता है, एज द वेवलेंथ डिक्रीजेस energy of photon increases and as the wavelength increases energy of photon decreases। So these are the important formulas in case of energy of photon। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला दैट जो है हमारा, दैट इज बेस्ड ऑन द आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। बहुत सारे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन से आते हैं। अब आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन हमें क्या बोलता है, दैट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट, है ना। ये हमने थियोरी में पढ़ रखा है कि जैसे फोटोन किसी मेटल प्लेट पर इंसिडेंट होता है तो वो अपने साथ एच न्यू एनर्जी लेके आता है। तो जैसे वो मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होता है तो उसमें जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो उस एनर्जी को रिसीव कर लेता है इलेक्ट्रॉन। रिसीव करने के बाद उस एनर्जी को वो दो तरीके से यूज़ करता है। हाफ पार्ट ऑफ एनर्जी वो क्या करता है, अपने आप को एटम से फ्री कराने में लगा देता है, और जो आधी एनर्जी बचती है वो क्या होती है, उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिलता है, एच न्यू माइनस फाई नॉट। तो अगेन जो एच न्यू है बेसिकली ये क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन, और ये फाई नॉट क्या है, इसे हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। इसे मैं थोड़ा सा और आपको समझा देता हूँ। सपोज करो ये हमारा कोई सोर्स ऑफ लाइट है और यहाँ पर कोई हमारी एक मेटल प्लेट रखी हुई है जिसमें क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो जैसे ही एक फोटोन यहाँ पर इंसिडेंट होगा मेटल प्लेट पर तो ये कितनी एनर्जी अपने साथ लाता है, E इज इक्वल टू एच न्यू एनर्जी अपने साथ लाता है। जैसे ही ये फोटोन इस मेटल प्लेट पर स्ट्राइक होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस एनर्जी को रिसीव कर लेगा और उसके बाद जो एच न्यू एनर्जी है इसको वो दो तरीके से यूटिलाइज करेगा। यानी आधी एनर्जी वो एटम से फ्री होने में लगा देगा जिसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन या सिंपली वर्क फंक्शन, और जो आधी एनर्जी बचेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। यानी कि
जिस वेलोसिटी के साथ वो बाहर आएगा, जिस एनर्जी के साथ वो बाहर आएगा, वो क्या होगी, उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर क्या इक्वेशन मिलता है कि जो टोटल एनर्जी एच न्यू है वो किसके बराबर मिल गई हमें, दैट इज फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अगर आप इसी फॉर्मूले को रीअरेंज कर लेंगे तो हमें ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। अब समझा किस तरह से फॉर्मूला आया। नाउ दूसरा फॉर्मूला जो है रिलेटेड टू द, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 क्योंकि आगे इसका यूज़ होने वाला है। दूसरा फॉर्मूला जो है रिलेटेड टू द काइनेटिक एनर्जी, दैट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू EV नॉट। ये फॉर्मूला हमें तब यूज़ करना है जब हमें वहाँ पर पोटेंशियल से रिलेटेड कोई टर्म दिया हुआ हो और हमसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पूछे, राइट। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या होता है, एज हमें पता है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ mv² मैक्स। तो आपको ये याद रखना है कि अगर फॉर्मूले में काइनेटिक एनर्जी गिवन नहीं है बल्कि उसकी जगह पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, तो फिर हम इस फॉर्मूले को इस तरीके से रिप्लेस कर देंगे, यानी उसकी जगह पर क्या रख देंगे, हाफ mv² मैक्स, राइट। या किसी क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकता है कि आपसे पूछ लेगा व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन, तो फिर आपको क्या करना होगा कि काइनेटिक एनर्जी की जगह पर ये फॉर्मूला रख के उसको फिर फाइंड आउट करना होगा। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर मैं पहले और दूसरे इक्वेशन को इक्वेट कर देता हूँ तो मुझे एक जो नया इक्वेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखो इट विल बी एच न्यू माइनस फाई नॉट इज इक्वल टू EV नॉट। इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। पहला तो ये फॉर्मूला हो गया, दूसरा फॉर्मूला मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू EV नॉट, और जो थर्ड फॉर्मूला हमें मिला है दैट इज एच न्यू माइनस फाई नॉट इज इक्वल टू EV नॉट। अब यहाँ पर जो E है इसका मतलब क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि ऑलरेडी हमें पता है इट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये जो V नॉट है बेसिकली इसे हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, द नेगेटिव पोटेंशियल वेयर द करंट बिकम्स 0 या स्टॉप्स, सो इट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। बाकी टर्म के बारे में तो आपको पता ही होगा, लाइक फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन क्या होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। तो किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को फ्री कराने के लिए जो मिनिमम एनर्जी हमें देनी पड़ती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, या सिंपली आप उसे वर्क फंक्शन भी बोल सकते हैं। ओके अब यहाँ पर जो फाई नॉट है ना, इस फाई नॉट के भी अपनी यहाँ पर वैल्यूज है, उसको हम देखो फाई नॉट को क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो फाई नॉट है इसका फॉर्मूला होता है फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। अब ये जो न्यू नॉट है ये क्या है, इसे हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये हमारी क्या है, ये हमारी सिंपली इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, और ये क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम किससे बोलते हैं, यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज़ रिक्वायर्ड टू इमिट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। यानी कि हम जैसे बात करते हैं ना कि किसी भी, जब भी कोई लाइट किसी मेटल प्लेट पर इंसिडेंट होगी तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा, और जो इलेक्ट्रॉन इमिट आउट होके आएगा उसे हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट आउट होके आ रहा है वो किसी भी फ्रीक्वेंसी के ऊपर इमिट आउट नहीं होगा, यानी जब हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेंगे, मिनिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन का इमिशन होना शुरू होगा, राइट। तो अब यहाँ पर इसी फॉर्मूले को और हम किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे हमने ये देखा है कि एज जो न्यू है हमारा वो क्या होता है, c बाई लैम्डा, तो उसी तरीके से न्यू नॉट क्या हो जाएगा, c बाई लैम्डा नॉट। तो अगर न्यू नॉट की जगह पर मैं ये वैल्यू पुटअप करूँ तो फाई नॉट की वैल्यू मुझे क्या मिल जाती है, दैट इज़ hc अपॉन लैम्डा नॉट, ठीक है। तो बाकी ये तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मूला हमें कब यूज़ करना है, अगर हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है सो वी विल डायरेक्टली अप्लाई दिस फॉर्मूला, और अगर हमारे पास थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया है सो वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला। अब यहाँ पर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ किसे बोलते हैं, हमने ये थियोरी में पढ़ा हुआ है दैट द मैक्सिमम वेवलेंथ अबव विच नो इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। जैसे कि ये सोर्स ऑफ लाइट और मेटल प्लेट के बीच का डिस्टेंस जितना कम होगा तो डेफिनेटली वेवलेंथ कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन इमिशन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम इसका सोर्स ऑफ लाइट और मेटल प्लेट का डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट के बाद अगर हम सोर्स ऑफ लाइट को दूर कर देते हैं तो फिर वहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन का इमिशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं।
अब यहाँ पर हम लोग कुछ कंडीशंस देखने वाले हैं कि हमें कैसे पता चलेगा या हम कैसे कंपेयर कर पाएंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा कि नहीं होगा। मान लो हमारे पास दो वैल्यूज़ गिवन है, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट गिवन है और वेवलेंथ ऑफ लाइट गिवन है, और हमसे ये पूछा है कि बताओ कि इसमें इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए जो मैं कंडीशन बता रहा हूँ ये आपको याद रखना है, कंडीशन फॉर द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो इफ़, पहला पॉइंट है इफ़, इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ, इफ़ द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज़ ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी हमारी अगर वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल इमिट, है ना, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इमिट आउट होगा और उसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। दूसरा जो है वो क्या है कि इफ़ फ्रीक्वेंसी यानी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी जो हम फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं अगर वो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन का इमिशन पॉसिबल नहीं होगा, यानी नो इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, कोई फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट आउट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको याद रखना है। उसके बाद जो थर्ड है वो क्या है कि इफ़ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना। एक में तो हमें समझ में आया कि अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन विल इमिट आउट और उसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन अगर हमारी गिवन फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन पॉसिबल नहीं होगा और कोई फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट आउट नहीं होंगे। तीसरा केस यहाँ पर क्या बनता है कि अगर हमारी गिवन फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल है या बराबर है तो क्या होगा, तो यहाँ पर ये होगा कि इलेक्ट्रॉन विल इमिट आउट, इलेक्ट्रॉन विल इमिट बट विथ ज़ीरो काइनेटिक एनर्जी, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी जस्ट किसके बराबर है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है तो इलेक्ट्रॉन जस्ट एमिट आउट होगा लेकिन उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी, यानी वो सिर्फ अपने आप को एटम से फ्री करा पाएगा लेकिन उसमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। तो ये तीन कंडीशंस हैं रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी, जिन कंडीशन को हम लोग अप्लाई करके ये पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा कि नहीं होगा, राइट। अब हम कुछ कंडीशंस देख लेते हैं रिलेटेड टू द वेवलेंथ। अब सपोज करो यहाँ पर देखते हैं इफ़ द वेवलेंथ इज़ ग्रेटर देन लैम्डा नॉट, यानी कि अगर जो हमारा इंसिडेंट वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज़्यादा है तो क्या होगा, तो बेसिकली नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक्स प्लेस। ठीक है, नो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक्स प्लेस। और लास्ट केस जो यहाँ पर बनता है वो क्या है कि इफ़ द इंसिडेंट वेवलेंथ इज लेस देन द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तो क्या होगा, तो देखो अगर हमारा जो इंसिडेंट वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम है तो इलेक्ट्रॉन विल डेफिनेटली इमिट आउट, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन विल इमिट। तो ये कंडीशंस आपको पांचों याद रखना है, तो इनको कंपेयर करके हम ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा कि नहीं होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है दैट इज रिलेटेड टू द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन या वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल, यानी जो हमारा डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का टॉपिक है उससे हमें कोई फॉर्मूला मिलता है। वो क्या फॉर्मूला मिलता है, दैट द वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल और द मूविंग इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाई h/p, है ना। अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अपने ऑर्बिट में, अगर उसके ऑर्बिट में मूवमेंट करने की वजह से उसका हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है h/p। अब यहाँ पर जो p है वो क्या है, बेसिकली इट इज़ कॉल्ड लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो इसी फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h/m इंटू v। तो ये जो हमें फॉर्मूला मिल गया दैट इज बेस्ड ऑन द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन या वेवलेंथ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल, कि जब भी कोई पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उससे जो वेवलेंथ को हमें कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मिलता है दैट इज h/p, और यू कैन से h/m इंटू v, बिकॉज जो p है वो किसके बराबर होता है, मास इंटू वेलोसिटी, एंड इट इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। उसके बाद इससे रिलेटेड जो दूसरा हमें फॉर्मूला मिलता है, इसको हम नाम दे देते हैं फॉर्मूला नंबर 3। उसके बाद जो हमें नेक्स्ट फॉर्मूला मिलता है दैट इज रिलेटेड टू द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला मिलता है लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m e k,
यानी कि ये जो फॉर्मूला है बेसिकली ये हम किसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलेटेड टू द काइनेटिक एनर्जी। तो जो E है बेसिकली वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी। M का मतलब क्या हो गया, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, राइट। सो यहाँ से एक चीज़ हमें क्या पता चलती है, दैट लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक। अब यहाँ पर देखो जो E है बेसिकली, E किसके बराबर होता है, नाउ एज E इज इक्वल टू EV, है ना। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, EV के बराबर होता है। तो अगर मैं इस EV की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुटअप कर दूं तो नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो, दैट लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन रूट ऑफ 2MEV। अब अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे तो ये सारी की सारी क्या है, इसमें ये सारी की सारी कांस्टेंट वैल्यू, यानी H अपॉन रूट ऑफ 2ME, प्लैंक्स कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, ये सारी की सारी कांस्टेंट वैल्यू है। अगर इनकी वैल्यू को हम पुटअप करके सॉल्व करेंगे तो हमें एक नेट वैल्यू मिलती है, और वो वैल्यू क्या होती है, देखो, इट इज़ गिवन बाई लैम्डा इज इक्वल टू 1.228 नैनोमीटर अपॉन रूट ऑफ V, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें इतना आंसर मिलेगा 1.228 नैनोमीटर अपॉन रूट ऑफ V। तो बेसिकली इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वी से दैट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, बिकॉज V का मतलब यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, दैट द वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ V. So these are the overall important formula of this chapter number 14, dual nature of radiation and matter.